तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के खास कार्यक्रम में। देखिए, हम अध्यात्म ज्योतिष लगातार वास्तु की बात समय समय पर आपके साथ करते हैं और शास्त्र संबंधित प्रमाणित जानकारी आपको देते हैं। अब संस्कारों की बात है। आज हम जब बात कर रहे हैं मुंडन संस्कार यानी चूड़ाक्रम संस्कार, आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। बीच में वीडियो को स्क्रिप्ट करेंगे तो शायद बात आपको समझ आए या ना आए। कोई भी प्रश्न शायद आज के कार्यक्रम में मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, पूरा प्रयास रहेगा। देखिए, चूड़ाक्रम संस्कार जब हम लोग करते हैं तो क्या मीनिंग, क्या मायने होते हैं, और प्लस ये नहीं कि हमने ये एक तारीख बता दी, 2 तारीख बता दी, 2021 का मुहूर्त बता दिया, 24 का बता दिया, 23 का बता दिया, लेकिन जो 30 में भी कार्यक्रम देखेंगे उनके लिए भी यह कार्यक्रम बहुत लाभदायक और ज्ञानवर्धक रहेगा। निवेदन रहेगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी इसी तरह के संशय छेदन वाले कार्यक्रम आपको मिलते रहेंगे। देखिए, मुहूर्त का मतलब आप सब जानते हैं, उस पर मैं ज़्यादा विस्तार यहाँ पर नहीं करूँगा। लेकिन आज हम ये समझ लें कि जब हम चूड़ाक्रम मुंडन के मुहूर्त की हम बात कर रहे हो तो कौन-कौन से पॉइंट हमें उसमें पकड़ने हैं जब हम मुहूर्त कर रहे हो। मान लो आपने किसी से मुहूर्त निकला निकला लिया और आपको डाउट है कि मुहूर्त भी सही है, गलत है। तो इसलिए मैं इस हिसाब से आपको आज जानकारी दे रहा हूँ, और मुहूर्त उसमें करना क्या है वो भी आपको मैं वीडियो के बीच में बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट की हैं। ये प्रश्न आता है कि ये जो मुंडन का मुहूर्त है इसको क्यों किया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक श्लोक है, कब करना चाहिए इसको और क्यों किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है चरक संहिता का ऋषि चरक हुए हैं, जो आयुर्वेद स्वास्थ्य के ऊपर जिन्होंने बहुत गहन रिसर्च अध्ययन किया, और उनके व्याख्यानों को आप सब पढ़ते सुनते भी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पौष्टिकम दीर्घमायुष्यम सुचिर रूपम विराजकम विराजननम। स्पष्ट हो रहा है कि हम इस मुहूर्त के पीछे उद्देश्य क्या है। पहली बार बाल कटेंगे, बच्चे के पौष्टिकता यानी उसके स्वास्थ्य के लिए यह संकेत किया गया है। का पौष्टिकम दीर्घमायुष्यम, दीर्घ आयु के, हर कोई चाहता है उसका बच्चा दीर्घजीवी हो, ठीक है ना। और सुचि रूपम, उसके सुंदर स्वरूप के लिए, यानी आयु, आरोग्य और रूपवान होने के लिए एक शुभ समय में हम बालों को काटते हैं। देखिए, बालों का एक बड़ा रोल है। आपने आपने के कई बार हेयर स्टाइल चेंज होने से अपने स्वरूप को परिवर्तित होते हुए देखा होगा। स्त्रियों के अगर बाल कट जाते हैं, वो कटिंग कर लेते हैं, या दुर्भाग्यवश अगर आप देखते हैं कई बार किसी को दिक्कतें हो जाती हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं, तब वो कैसे लगते हैं। तो यानी ये रूप और शोभा का भी एक प्रतीक चिन्ह है। लेकिन जब पहली बार हम बच्चे के बाल काट रहे हो, खासकर लड़के का मुंडन, वैसे लड़कियों का भी, बच्चियों का भी जो है बाल पहली बार जब छेदन करते हैं, उनके बाल को काटते हैं, तो उसका भी एक समय होता है। लेकिन उसके लिए इसके नक्षत्रों में और तिथियों में और वारों में जो वार है उसके अनुरूप काट सकते हैं। लेकिन वर्ष का यहाँ पर प्रमाण दिया गया है लड़के के लिए। क्या लिखा गया है कि चूड़ाकर्म वर्षात तृतीयात प्रभृति विषमे, अर्थात जन्म समय से या गर्भाधान समय से। दो शर्त है यहाँ पे, देखिए बड़ा, इसको आप बड़े ध्यान से समझना। कई बार होता क्या है कि कुछ ऐसी स्थितियां पड़ जाती हैं कि जन्म के समय से तृतीय वर्ष में संभव नहीं हो पाता है, तब हम गर्भाधान के तृतीय वर्ष से भी उसको जोड़ लेते हैं। तो ये चीज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान देने वाली बात है। कब? जब ऐसी स्थिति में बच्चा मान लो 4 वर्ष में पहुंच गया है और हमें लग रहा है कि अब हमें इसका चूड़ाकर्म कराना है, तब हम उसको किस हिसाब से गिनेंगे, ये यहाँ पर आप बहुत ध्यान से समझें। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा वर्षात तृतीयात प्रभवति विषमे, या फिर एक नियम और भी है, जैसे खासकर बेटियों वाले के जो लड़कियां होती हैं उसके क्रम में आप देखते हैं कि उनका वर्ष भर के अंदर ही बाल काट दिए जाते हैं, जो बेटियां होती हैं। लेकिन लड़कों के उसमें कई जगह वर्ष भर में भी काट देते हैं, वर्ष भर में भी काटने का नियम है। और फिर तृतीय वर्ष में, पंचम वर्ष में श्रेष्ठ माना गया, 2 वर्षों में, 3 और 5 में, और उसके बाद भी विषम वर्षों में इसको बाल को काट सकते हैं पहली बार, यानी मुंडन चूड़ाक्रम कर सकते हैं। तो बड़ा स्पष्ट हो चुका होगा। अब हम बिना समय गंवाए, अच्छा बाल काट करके कहाँ डालने चाहिए उसको भी मैं आपको अंत में बताने वाला हूं। लेकिन अब इसको हम समझ लेते हैं कि मास शुद्धि यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ कौन कौन से महीने में करना चाहिए, यह प्रश्न आपका बनता है। तो इसका उत्तर है कि सूर्य उत्तरायण में जब हो, तो चैत्र मास को छोड़ करके
अन्य जो मास हैं वो सभी शुद्ध हैं, उसमें कर सकते हैं। बड़ा क्लियर हो गया। मैं एक एक मास का नाम नहीं ले रहा हूं ताकि वीडियो भी छोटी रहे। बहुत सारे लोगों को बीच में स्क्रिप्ट करने की आदत होती है। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि सूर्य उत्तरायण उत्तरायण सूर्य को में जो है चैत्र मास को छोड़ के अन्य शुभ है। तिथि की बात कर लेते हैं। रिक्ता तिथि जो बहुत सारे कार्यों में क्या होता है, निषिद्ध माना जाता है। रिक्ता के साथ अमावस्या भी जोड़ ले, उसको छोड़ दें। बाकी श्रेष्ठ जो हैं, मध्यम को मैं नहीं ले रहा हूं, मध्यम में भी आप जो है समय अनुसार कर सकते हैं, लेकिन मैं श्रेष्ठ जो है रिक्ता में तो करना ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मध्यम कौन जो श्रेष्ठ है उसके मैं बताता हूँ। का द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी और त्रयोदशी में श्रेष्ठतम माना है, आप इसमें कर सकते हैं, शुभ है। एक चीज यहां पर और भी है, जैसे कि मैं भी कह रहा था कि बाल काट करके कहां डालना है। इसमें नियम है कि गोबर, गाय के गोबर में उन बालों को मिलाकर या तो गंगा जी में प्रभावित कर देना चाहिए, और या फिर जो है गौशाले में ही एक गड्ढा खोद करके आपको वहीं पे डाल देना चाहिए, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। क्योंकि जादू टोना आदि में जो है कई लोग इनका दुरुपयोग कर देते हैं, इसलिए इसमें सावधान रखनी चाहिए। पहली बार जब बाल कटते हैं इसका बड़ा भेद माना जाता है, इसको बहुत ध्यान में रखने की चीज है। अब बार की बात आ जाती है, मुहूर्तों में बार बार की बात करें तो क्रूर बारों को छोड़ देते हैं। आप सब समझते हैं कि रविवार है, मंगलवार है और शनिवार है, ये क्रूर बारों की संख्या में आते हैं, इसलिए इनको छोड़ दें। और शुभ बार में खासकर सोमवार और शुक्रवार अति शुभ माने गए, और इसके साथ पंचमी का संयोग पड़ रहा हो तो और शुभ माना जाता है, त्रयोदशी का संयोग पड़ रहा हो और शुभ माना जाता है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन इसके अलावा हम जो है सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और बुधवार, इन वारों के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। अब बात करते हैं नक्षत्रों की, जो महत्वपूर्ण है। अब यहां पर देखिए एक चीज और भी समझने की है। कई बार जब हम मुहूर्तों की बात करते हैं ना, तो कुछ लोग मुहूर्तों को इतना ज्ञान देते हैं, यहां से उठा करके वहां डाल देंगे, वहां से उठाकर यहां डाल देंगे, लेकिन उसमें प्रमाण सहित कोई जानकारी नहीं होगी, ठीक है ना। कई बार कहेंगे कि इस नक्षत्र में होगा, तो फिर वहां नक्षत्र में होगा ही नहीं। इस बार में होना चाहिए तो उस बार में होगा ही नहीं। तो मैं यहां पर स्पष्ट आपको कर देता हूं कि कौन कौन से नक्षत्र होने चाहिए। यहां पर स्पष्ट लिखा है का चर संज्ञक नक्षत्र, लघु संज्ञक नक्षत्र और मृदु संज्ञक नक्षत्र जो हैं, इनमें आप चूड़ाकर्म कर सकते हैं। हालांकि ये नक्षत्र क्या होते हैं, इसको लेकर बहुत विस्तार से मैं पहले आपके साथ चर्चा कर चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। स्वाति नक्षत्र, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा, हस्त, अश्वनी, पुष्य, चित्रा, मृगशिरा, रेवती और अनुराधा नक्षत्र के अंदर आप इनको कर सकते हैं। अब बात आती है ताराबल चंद्रबल की, ठीक है ना। चंद्रबल आप कैसे देखेंगे, आप एक बच्चे का राशि का एक चार्ट तैयार कर लें और उसमें गोचर के चंद्रमा को बैठाना है। एक तो तब के बैठे होंगे राशि में, उसको नहीं, गोचर वाले चंद्रमा को। मान लो आज चंद्रमा मेष राशि पर विचरण कर रहे हैं और कर्क राशि की बच्चे की कुंडली है, तो कर्क राशि का तैयार करना है और मेष राशि पर बैठा देना चंद्रमा को। अब आपको देखना है कि वो आपके लग्न से, यानी आपकी राशि से चौथे, 12वें और 8वें नहीं होना चाहिए, यानी 4, 8, 12 में गोचर का चंद्रमा बच्चे का नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। लग्न शुद्धि में क्या कहा है, का केंद्र और त्रिकोणों में शुभ ग्रह का प्रभाव और त्रिक भाव में पाप क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो अतिशुभ माना जाता है। तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि हम अगर चूड़ाकर्म कर रहे हैं, मुंडन संस्कार अगर कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। प्राय करके, जैसे मैंने फिर आपको दोहरा रहा हूं कि बाल काट करके आपको इसी प्रकार से इधर उधर नहीं फेंकने हैं, उसको गाय के गोबर में मिलाकर या तो जल प्रवाह, गंगा आदि पवित्र नदियों में प्रवाह कर दें, और या फिर आप गौशाले में ही जो है कहीं पर एक छोटा सा गड्ढा डाल के उसमें उसको डाल दें। तो इन चीजों को यहाँ पर, इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि 16 संस्कारों के अंदर यह भी एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। और संस्कार विहीन जीवन जो है वो आप सब समझते हैं, वो पशु विहीन पशु वृत्ति है। इसलिए संस्कारों का बड़ा महत्व है, संस्कारों को जीवित रखने में। और इन मुहूर्तों पर आप करते हैं तो जैसा कि मैंने चरक संहिता का आपको स्टार्टिंग में सूत्र बता दिया, पौष्टिकम दीर्घमायुष्यम शुचि रूपम विराजनम, यानी बच्चे की आयु, आरोग्यता और रूपवान होने के लिए हम इन तमाम मूर्तों का प्रयोग करते हैं, जिसमें शुभता का परिचायक माना जाता है। तो आशा करता हूं आज का कार्यक्रम आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा।
आपको बहुत कुछ जानने समझने को मिला होगा। कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर एक नए और खास कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।